हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं श्वेता सिन्हा। आप सभी लोगों को उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। तो आप सभी लोग कैसे हैं? सब बढ़िया ही होंगे। तो चलिए मैं अपने लेक्चर को स्टार्ट करती हूं। आज के लेक्चर में मैं कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करवाऊंगी। चलिए आज मैं कौन सा सब्जेक्ट करवाने वाली हूँ? आज मैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का चैप्टर 2 जो क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल कंपोनेंट्स एंड इट्स फंक्शन। उस चैप्टर का क्या नाम है? स्ट्रक्चर ऑफ सेल कंपोनेंट्स एंड इट्स फंक्शन। उसका मैं क्या करवाऊंगी? उसका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करवाऊंगी। तो चलिए मैं अपने एमसीक्यू की ओर चलते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोलते हैं? आप सभी लोगों को पता होगा। चलिए जल्दी से कमेंट में लिखिए इसका आंसर क्या होगा पावर हाउस ऑफ द सेल। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर पावर हाउस ऑफ द सेल? माइटोकॉन्ड्रिया। तो चलिए इसका हम ऑप्शन को देखते हैं। सबसे फर्स्ट ऑप्शन क्या है? न्यूक्लियस। बी ऑप्शन क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। सी क्या है? राइबोसोम। ये तो आपको होगा नहीं। राइबोसोम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस है। प्रोटीन कहाँ बनता है? राइबोसोम में। फिर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी आपका नहीं होगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होगा? पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। चलिए इसका हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है नहीं है। जो एक्सप्लेनेशन में देखिए क्या बोला गया, माइटोकॉन्ड्रिया रेफर टू एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। अब इसको माइटोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं? क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें एटीपी प्रोड्यूस होता है। क्यों क्यों बोला जाता है? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में आपका एटीपी प्रोड्यूस होता है, एटीपी बनती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। और एटीपी क्या है? आपका एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है। सेल का क्या है? एनर्जी करेंसी है, इसलिए आपका क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया है। चलिए न्यूक्लियस क्या करता है? न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल दैट हाउसेस जेनेटिक मटेरियल एंड रेगुलेट सेल एक्टिविटीज। जितनी भी आपकी सेल एक्टिविटीज होती है उसको कौन रेगुलेट करता है? न्यूक्लियस करता है। देखिए क्वेश्चन मेरा पर्पस सिर्फ एक क्वेश्चन करवाने का नहीं है इतना। इससे क्या है, एक क्वेश्चन से आपका बहुत सारे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। जिससे मैं आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि सेल एक्टिविटीज को कौन रेगुलेट करता है, कौन सा ऐसा ऑर्गेनल है जो सेल एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है। तो आप उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? उसका न्यूक्लियस होगा। कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो सेल एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है? तो आप क्या बोलिएगा? न्यूक्लियस बोलिएगा। तो देखिए क्वेश्चन मैं एक करवाऊंगी लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जिससे क्या होगा, जिससे आप बहुत सारे क्वेश्चन आप सही कर पाइएगा। तो इसीलिए मैं जो भी बोलूँगी उसको आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट में लिखिए, फिर मैं उसमें सुधार करूँगी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम क्या कर रहा था? राइबोसोम में आपका प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा था। फिर नेक्स्ट क्या था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मेनली क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। फिर क्या होते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें क्या होते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मेनली प्रोटीन बनते हैं और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है? लिपिड्स बनते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हिच ऑर्गेनेल इज इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस कौन करता है? जल्दी से कमेंट में लिखिए। अभी मैंने बताया है कि प्रोटीन सिंथेसिस कौन करते हैं। चलिए इसका ऑप्शन हम लोग देखें। फर्स्ट ऑप्शन है गोल्जी एपरेटस, सेकंड ऑप्शन है राइबोसोम, थर्ड ऑप्शन है लाइसोसोम, फोर्थ ऑप्शन है पेरिसोम। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइबोसोम्स। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? राइबोसोम, क्योंकि राइबोसोम में ही प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। प्रोटीन कहाँ बनती है? तो राइबोसोम में बनती है। चलिए इसका हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। राइबोसोम्स आर द ऑर्गेनल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम क्या करता है? राइबोसोम वैसी ऑर्गेनल है जिसमें प्रोटीन का सिंथेसिस होते हैं। फिर गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस क्या है? गोल्जी एपरेटस मेनली क्या करते हैं? जो भी राइबोसोम जो प्रोटीन बनाते हैं वो क्या करते हैं? गोल्जी एपरेटस उसको मॉडिफाई करेंगे प्रोटीन को और क्या करेंगे? पैक करेंगे। तो द गोल्जी एपरेटस मॉडिफाई शॉर्ट्स एंड पैकेजेस प्रोटीन्स फॉर सिक्रेशन और यूज विद इन द सेल। जो मैंने बोला, जो मैं बोली वहीं पर यहाँ पर लिखा हुआ है, बट इट डज नॉट सिंथेसिस देम। मैंने यही ना बताई आपको कि गोल्जी एपरेटस प्रोटीन को पैक करते हैं, मॉडिफाई करते हैं और
सेल में जो भी है यूज वो करेंगे और फिर, लेकिन ये क्या करते हैं, प्रोटीन को सिंथेसिस नहीं करते हैं। जो भी टारगेट ऑर्गन है वहाँ पर ये पहुँचाते हैं प्रोटीन को। फिर नेक्स्ट क्या है, लाइजोजोम्स। लाइजोजोम्स क्या करते हैं, लाइजोजोम्स आर इन्वॉल्व इन ब्रेकिंग डाउन वेस्ट मटेरियल्स। लाइजोजोम का मेनली पता है आपको क्या काम रहता है, लाइजोजोम का मेनली काम रहता है कि जो भी सेलुलर वेस्ट प्रोडक्ट है उसको डाइजेस्ट करे। और डाइजेस्ट क्यों करता है, क्योंकि इसमें एक डाइजेस्टिव एंजाइम पाया जाता है, जिससे क्या होता है, जिससे ये जो भी सेलुलर वेस्ट प्रोडक्ट है उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। और पता है लाइजोजोम को क्या बोला जाता है, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। सुसाइडल बैग ऑफ द सेल किसको बोला जाता है, लाइजोजोम्स के। अगर पूछा जाएगा कि सुसाइडल बैग ऑफ द सेल किसको बोलते हैं तो आप क्या बोलिएगा, लाइजोजोम्स। क्वेश्चन ये भी आपसे पूछ लिया जाएगा कि हु इज नोन एज द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा उसमें, लाइजोजोम्स। तो चलिए देखते हैं इसका। लाइजोजोम्स आर इन्वॉल्व इन ब्रेकिंग डाउन वेस्ट मटेरियल्स एंड सेलुलर डिवेरिज थ्रू एंजाइमेटिक डाइजेशन। अभी मैंने आपको बताया कि लाइजोजोम क्या करता है, वेस्ट मटेरियल को ब्रेक डाउन करेगा और फिर उसको डाइजेस्ट करेगा, किसके हेल्प से, एंजाइमेटिक डाइजेशन की हेल्प से। दे डू नॉट प्ले इन रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। इसका प्रोटीन सिंथेसिस के बनाने में कोई रोल नहीं है। फिर क्या है, पेरिकजोम्स। पेरिकजोम क्या करता है, पेरिकजोम मेनली इसका क्या काम रहता है, फैटी एसिड्स का ब्रेक डाउन करेगा। जो भी फैटी एसिड्स उसको तोड़ेगा और क्या करेगा, जो भी हार्मफुल सब्सटेंस है उसको डिटॉक्सिफिकेशन करेगा। लेकिन वो क्या करता है, प्रोटीन को सिंथेसिस नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द लाइजोजोम्स। लाइजोजोम्स का फंक्शन क्या है, अभी मैंने बताया कि लाइजोजोम्स का फंक्शन क्या होता है, सेलुलर डाइजेशन को क्या करते हैं, वो डाइजेस्ट करते हैं। जो भी वेस्ट मटेरियल है आपका सेल का उसको क्या करेंगे, लाइजोजोम्स डाइजेस्ट करेंगे। क्या करेगा लाइजोजोम, डाइजेस्ट करेगा। क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा। तो इसमें क्या लिखा गया है, चलिए अब हम लोग ऑप्शन देखते हैं। सबसे फर्स्ट ऑप्शन है आपका प्रोटीन सिंथेसिस, एनर्जी प्रोडक्शन, डाइजेशन ऑफ सेलुलर वेस्ट, फोटोसिंथेसिस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डाइजेशन ऑफ सेलुलर वेस्टेज। क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस तो आपका कौन कर रहा था, राइबोसोम्स कर रहा था। प्रोटीन सिंथेसिस कौन कर रहा था, आपका राइबोसोम। मेरे साथ आप बोलिएगा, जिससे आपका क्या होगा, जिससे आपको याद भी होगा और कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होगा। तो चलिए प्रोटीन सिंथेसिस कौन कर रहे थे, राइबोसोम्स। फिर एनर्जी प्रोडक्शन ये किस में हो रहा था, वे माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा था। एनर्जी प्रोडक्शन किस में हो रही थी, आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में। फिर क्या है, डाइजेशन ऑफ सेलुलर वेस्ट। तो डाइजेशन ऑफ सेलुलर वेस्ट कौन करते हैं, आपके लाइजोसोम्स। कैसे करते हैं, क्योंकि इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं। लाइजोसोम में क्या पाए जाते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम, जिससे क्या होता है, सेलुलर वेस्ट प्रोडक्ट रहती है उसको डाइजेस्ट करने में ईजी होता है। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस किस में होता है, क्लोरोप्लास्ट के द्वारा फोटोसिंथेसिस होता है, जो क्या होता है, प्लांट में होते हैं। चलिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका लाइजोसोम्स का डायग्राम दिखाया गया है, जो क्या है, चलिए पढ़ लिया जाए लाइजोसोम क्या है नहीं है, जिसके बारे में कुछ हम लोग देख लेते हैं। लाइजोसोम्स आर द ऑर्गेनेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन सेलुलर वेस्ट। अभी मैंने आपको बताया है कि लाइजोसोम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सेलुलर वेस्ट को ब्रेकिंग डाउन करने के लिए। सेलुलर वेस्ट प्रोडक्ट है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प कौन करता है, लाइजोसोम्स करते हैं। दे आर फिल्ड विथ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। और ये क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स आपका लाइजोसोम है जो भरा हुआ रहता है। लाइजोसोम किससे भरे हुए रहते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम से। और इसका क्या रहता है, जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम है उसका जो पीएच रहता है कम है। तो अगर पीएच कम है तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या रहेंगे, एसिडिक रहेगा। उसका नेचर कैसा रहेगा, एसिडिक रहेगा, जिससे क्या रहता है, डाइजेस्टिव एंजाइम को काम करने में आसानी होती है। तो देखिए यहाँ पर यही लिखा गया है कि दे आर फिल्ड विथ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। लाइजोसोम्स हैव ए लो पीएच ऑन द इनसाइड, मीनिंग दे आर एसिडिक। क्या रहेगा, एसिडिक, दैट अलाउ द डाइजेस्टिव एंजाइम टू वर्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following structures is found in plant cells but not in animal cells। कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो प्लांट सेल में प्रेजेंट रहेंगे लेकिन एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं रहेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन को देखना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन की ओर देखते हैं। सबसे फर्स्ट ऑप्शन क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो चलिए माइटोकॉन्ड्रिया, तो एनर्जी का तो सबको जरूरत पड़ती है। तो एनर्जी जब एटीपी का जब सबको जरूरत है, तो एनर्जी जब सबकी जरूरत है, प्लांट सेल को भी एनिमल सेल के भी, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या रहेंगे, दोनों में प्रेजेंट रहेंगे। फिर उसी टाइप से क्या है, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस भी दोनों में प्रेजेंट रहेंगे, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल प्लांट सेल के भी बहुत जरूरी है, फिर एनिमल सेल के भी बहुत जरूरी है। तो न्यूक्लियस भी दोनों में प्रेजेंट रहेंगे। लेकिन क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट किस में रहेंगे, मेनली प्लांट सेल में। क्यों रहेंगे, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, मेनली फोटोसिंथेसिस
फोटोसिंथेसिस करता है, जो कि एनिमल सेल को फोटोसिंथेसिस का क्या जरूरत नहीं रहती है। एनिमल क्या, आप खुद से खाना बनाते हो, क्या करते हैं आप, आपके बॉडी तो खुद से खाना नहीं बनाती, आप क्या दूसरे खाना के दूसरे पर निर्भर हो, तो इसलिए आप तो फोटोसिंथेसिस करते नहीं हो, तो क्लोरो क्या, आप में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं रहेंगे। लेकिन प्लांट क्या है, खुद से अपना भोजन बनाता है, तो इसलिए उसमें क्या रहता है, फोटोसिंथेसिस का प्रक्रिया होता है, जिसके के लिए क्या प्रेजेंट रहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। क्या प्रेजेंट रहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। तो कोई पूछेगा कि प्लांट सेल में क्या रहते हैं, क्लोरोप्लास्ट रहते हैं, लेकिन एनिमल सेल में नहीं रहते, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट। गोल्जी ऑपरेटस तो दोनों में प्रेजेंट रहते हैं। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। इसका एक्सप्लेनेशन में डायग्राम को दिखाए हैं, जिसमें क्या है, डायग्राम आप देखिए, प्लांट सेल का अगर कोई बोल देगा कि ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, तो आप क्या करिएगा, प्लांट सेल का आप स्ट्रक्चर बना दीजिएगा, जिसमें सेल ऑर्गेनल्स को डिनोट कर दीजिएगा, फिर इधर एनिमल सेल को स्ट्रक्चर बना दीजिएगा, फिर इस टाइप से डिनोट कर दीजिएगा। और देखिए यहाँ पर प्लांट सेल में क्या पाया जाता है और एनिमल सेल में क्या नहीं पाए जाते, वो इसमें दिखाया गया। प्लांट सेल में क्या, न्यूक्लियस पाए जाते हैं और एनिमल सेल में ही पाए जाते हैं। फिर सेल मेम्ब्रेन भी प्लांट सेल में पाए जाते हैं और एनिमल सेल में ही पाए जाते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों में पाए जाते हैं, राइबोसोम्स भी दोनों में पाए जाते हैं, क्योंकि प्रोटीन तो सबको जरूरत होती है, प्लांट सेल को भी एनिमल सेल को भी। तो क्या राइबोसोम दोनों में प्रेजेंट रहेंगे या नहीं, हाँ दोनों में प्रेजेंट रहेंगे। लेकिन क्लोरोप्लास्ट क्या रहेंगे, सिंपल आपका सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट रहेंगे। क्यों, क्योंकि फोटोसिंथेसिस सिर्फ प्लांट सेल ही करती है, ना कि आपकी एनिमल सेल करती है, इसलिए क्लोरोप्लास्ट क्या रहेंगे, सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट रहेंगे। फिर लाइजोसोम्स भी दोनों में प्रेजेंट रहते हैं। फिर स्मॉल वैक्यूल्स किस में प्रेजेंट है आपका, स्मॉल वैक्यूल से रहते हैं एनिमल सेल में, लेकिन यही लार्ज सेंट्रल वैक्यूल किस में प्रेजेंट रहते हैं, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल सिर्फ प्लांट सेल में आपका प्रेजेंट रहते हैं। और फिर सेल वॉल क्या है, ये भी आपका क्वेश्चन आ सकता है कि सेल वॉल किस में प्रेजेंट रहते हैं, एनिमल सेल में प्रेजेंट रहते हैं या प्लांट सेल में, तो आप क्या बोलिएगा, आप बोलिएगा कि सेल वॉल आपका प्लांट सेल में प्रेजेंट रहते हैं, ना कि एनिमल सेल में। या फिर ये भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकती है कि वैक्यूल लार्ज किस में रहते हैं, प्लांट में या एनिमल सेल में, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, प्लांट सेल में है जो क्या रहते हैं, वैक्यूल लार्ज रहते हैं, और स्मॉल किस में रहती है, एनिमल सेल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द सेल थ्योरी। अब क्या आ गया, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या था, कौन सा साइंटिस्ट दिए थे, सबको पता है। सेल थ्योरी मेनली 3 साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया है। सबसे पहले क्या था साइंटिस्ट, मैथ्यू स्लेडन, फिर नेक्स्ट था थियोडर स्वान, फिर नेक्स्ट क्या था, रुडोल्फ विर्च्यू। ये सब ने क्या किए थे, सेल का थ्योरी दिए थे, जिसमें मेनली 3 प्रिंसिपल हैं। वो प्रिंसिपल मैं अगले स्लाइड में डिस्कस करूंगी। पहले यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं, क्या क्या यहाँ पर लिखा गया, नोट। ध्यान दीजिएगा, जो भी नोट वाले जो रहते हैं ना, बच्चा इसमें गलती कर लेते हैं, वो नोट को ध्यान न देते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, उसका आंसर है जो गलत हो जाता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि किसमें नोट लिखा हुआ है नहीं। यहाँ पर क्या लिखा गया, नोट पार्ट ऑफ द सेल थ्योरी। क्या लिखा गया है, नोट पार्ट ऑफ द सेल थ्योरी। तो चलिए ऑप्शन हम लोग देखते हैं। सबसे फर्स्ट ऑप्शन है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल्स, यस, एक करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। सेल्स आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस इन ऑर्गेनिज्म, हाँ ये भी सेल थ्योरी है। फिर ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये भी सेल थ्योरी का प्रिंसिपल थे। फोर्थ ऑप्शन क्या है, सेल्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर सेल्स, नहीं, सेल्स क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ अदर सेल्स, एक गलत इसका है, मैंने सेल थ्योरी का मतलब है सेल थ्योरी नहीं दिए थे इसने। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा गया, नॉट पार्ट ऑफ द सेल थ्योरी, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेल्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर सेल्स। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या बोला गया, सेल थ्योरी is a foundation principle in biology that explains the structure and functions of living organisms at the cellular level। क्या बोला गया है कि सेल थ्योरी है जो बायोलॉजी का ऐसा प्रिंसिपल है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को यानी सेलुलर लेवल पर उसका स्ट्रक्चर फंक्शन को एक्सप्लेन किया गया है। अभी मैंने बताई थी कि इसमें 3 साइंटिस्ट मेनली इन्वॉल्व थे, तो यही इसमें लिखा गया है कि इट वाज डेवलप्ड थ्रू द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ साइंटिस्ट लाइक मैथ्यू स्लेडन, थियोडर स्वान एंड रुडोल्फ विर्च्यू। द थ्योरी कंसिस्ट ऑफ 3 मेन प्रिंसिपल। अभी मैंने बताई थी आपको कि मेनली इसमें कितने प्रिंसिपल थे, 3 प्रिंसिपल। तो सबसे फर्स्ट प्रिंसिपल क्या था, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ
वन और मोर सेल्स। फिर सेकंड प्रिंसिपल क्या है, द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। फिर थर्ड क्या है, ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। यहाँ पर प्री एग्जिस्टिंग करने का मतलब क्या है कि पहले से कोई सेल है या पहले से कोई भी है, उससे वो क्या हुआ है, सेल है जो अराइज हुए हैं, यानी सेल उससे बने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का प्राइमरी रोल क्या है, तो आप सभी लोगों को पता है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करते हैं, लिपिड को सिंथेसिस करते हैं। क्या करते हैं, लिपिड सिंथेसिस करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपका, प्रोटीन सिंथेसिस, सेकंड है लिपिड सिंथेसिस, थर्ड है एटीपी प्रोडक्शन, डी है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी, क्या हो जाएगा, लिपिड सिंथेसिस, क्योंकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर रहा था, लिपिड को सिंथेसिस कर रहा था। यहाँ पर क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डायग्राम दिखा गया। मेनली इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, एक स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये दोनों में मेनली डिफरेंस क्या है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या रहते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं रहते, लेकिन रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम प्रेजेंट रहते हैं। मेनली दोनों में डिफरेंस यही है कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपको राइबोसोम्स प्रेजेंट रहेंगे, लेकिन स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या रहेंगे, राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं रहेंगे। और आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है, चलिए सब बोलिए, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेनली काम रहता है लिपिड को सिंथेसिस करना है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है, प्रोटीन को सिंथेसिस करना है। अब ये बताइए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन को क्यों सिंथेसिस कर रहा है, जल्दी से कमेंट में लिखिए, क्यों सिंथेसिस कर रहा है, क्योंकि वो राइबोसोम उसमें प्रेजेंट है, इसीलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन को सिंथेसिस करता है। क्योंकि राइबोसोम आपका प्रोटीन को सिंथेसिस करते हैं, इसीलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, लेकिन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करते हैं, सिर्फ लिपिड सिंथेसिस करते हैं, ना कि प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच स्ट्रक्चर रेगुलेट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मटेरियल इन ए सेल। अब सेल के अंदर कौन आ सकता है या कौन बाहर जा सकता है, एक कौन रेगुलेट करता है, ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन रेगुलेट करता है। कौन करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो चलिए मैं आपको ऑप्शन की ओर ले चलते हैं। तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, सेकंड आपका है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, थर्ड क्या है, न्यूक्लियस, डी क्या है, लाइसोसोम। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कौन सा हो जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको बताएगा कि कौन सा है जो हम, कौन सा सेल को हम अंदर, कौन सा हम मटेरियल को अंदर आने दें, कौन सा मटेरियल को हम बाहर आने दें। इसलिए इसको सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी आ जाएगा, इसको जो मतलब जो सेल के लिए यूजफुल हो या चाहे जो इंपॉर्टेंट हो वही सेल के अंदर आ सकता है, ना कि सब आ जाएगा। इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। चलिए यहाँ पर यही लिखा गया है, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रेगुलेट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मटेरियल्स इन ए सेल, इट इज सिलेक्टिवली मेम्ब्रेन नेचर। इसका नेचर क्या रहता है, सिलेक्टिवली मेम्ब्रेन, क्योंकि स्पेसिफिक मॉलिक्यूल को ही वे अपने थ्रू जाने देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, Which of the following is a true about प्रोकैरियोटिक सेल्स। अब प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में कौन सा सही स्टेटमेंट है, तो वो हमको कैसे पता चलेगा, ऑप्शन को देखकर पता चलेगा। इसके लिए मुझे ऑप्शन को पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन क्या है, दे हैव ए न्यूक्लियस। चलिए इसमें न्यूक्लियस रहती है लेकिन ट्रू न्यूक्लियस नहीं रहती है। ट्रू न्यूक्लियस कहने का मतलब क्या है, ट्रू न्यूक्लियस कहने का मतलब है कि जैसे न्यूक्लियस है, इसके बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी रहे, न्यूक्लियर पोर भी रहे, सब चीज़ रहे, तो उसको क्या बोलिएगा, ट्रू न्यूक्लियस बोलिएगा। तो ये क्या रहते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट नहीं रहते हैं, लेकिन क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट रहते हैं लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट नहीं रहते हैं। तो चलिए, तो फर्स्ट ऑप्शन तो इसका गलत हो गया। फिर सेकंड ऑप्शन क्या है, दे लाइक मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स। तो चलिए इसमें क्या रहते हैं, मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स की इसमें कमी रहती है। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या रहते हैं, मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स नहीं रहते हैं, लेकिन वहीं यूकैरियोटिक सेल्स में आपका क्या रहेंगे, मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स रहेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए बी, लेकिन फिर भी हम लोग आगे भी ऑप्शन देख लेते हैं। दे हैव ए वेल डिफाइंड साइटोस्केलेटन, नहीं, साइटोस्केलेटन इसमें वेल डिफाइंड नहीं रहते हैं। दे हैव मल्टीपल लिनियर क्रोमोसोम, नहीं, इसमें क्या रहते हैं, सिंगल क्रोमोसोम रहते हैं। कौन सा क्रोमोसोम रहते हैं, ओनली सिंगल क्रोमोसोम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन
क्या होगा आपका बी, यानी कि दे लैक मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स। चलिए यहाँ पर क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल को दिखाया गया है। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स का डायग्राम इस टाइप से होता है, अगर बोल देगा आपको कि ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स, तो आप इस टाइप से स्ट्रक्चर भी बता दीजिएगा, बना दीजिएगा। जैसे लॉन्ग क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन की राइट द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स विद देयर स्ट्रक्चर। तो आप क्या करिएगा, आप प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या है नहीं है जो यहाँ से लिख लीजिएगा। यहाँ देखिए पढ़ते हैं हम लोग, जनरली स्मॉलर इन साइज। प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या रहते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स से स्मॉलर रहते हैं, वहीं इसमें लिखा गया है जनरली स्मॉलर इन साइज देन द यूकैरियोटिक सेल्स। इसका कितना रहता है साइज, 1 to 10 माइक्रोमीटर, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स का साइज कितना रहता है, 5 to 100 माइक्रोमीटर। और क्या रहेगा, प्रोकैरियोटिक सेल्स से लार्जर रहेगा। फिर इसमें क्या लिखा गया, मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में क्या रहते हैं, मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट रहते हैं। देखिए यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह क्या है इसमें प्रेजेंट है, लेकिन यही क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द क्रोमोजोम इज सिंगुलर, लेकिन इसमें क्या रहता है, यूकैरियोटिक सेल्स में क्रोमोजोम एक से ज़्यादा रहते हैं और वो क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, बहुत सारे, एक से बहुत सारे क्रोमोजोम प्रेजेंट रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्या है लाइन, द न्यूक्लियर रीजन इज नॉट वेरी वेल डिफाइंड, इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियर रीजन क्या रहते हैं इसमें, वेल डिफाइंड नहीं रहेंगे, और जिससे आप क्या कहिएगा, जिससे आप न्यूक्लियोइड कहिएगा। इसको क्या कहिएगा, इसको प्रोकैरियोटिक का न्यूक्लियस का न्यूक्लियोइड, लेकिन इसका न्यूक्लियर रीजन में क्या रहते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस का फंक्शन क्या है, मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया था कि गोल्जी अपरेटस का काम क्या रहता है। सब कमेंट में लिखिए, गोल्जी अपरेटस का काम क्या है। गोल्जी अपरेटस का काम रहता है कि जो भी राइबोसोम वगैरह या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या किया, प्रोटीन को बनाया, उसको क्या करेगा गोल्जी अपरेटस, मॉडिफाई करेगा और उसको पैक करेगा और डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा, जो भी टारगेट ऑर्गन है वहां पर पहुंचाएगा। तो चलिए ऑप्शन की ओर देखते हैं। सबसे फर्स्ट ऑप्शन है प्रोटीन सिंथेसिस, नहीं, गोल्जी अपरेटस को प्रोटीन तो सिंथेसिस नहीं करता है। शॉर्टनिंग एंड पैकेजिंग प्रोटीन्स, यस, करेक्ट ऑप्शन इज बी, सेलुलर रिस्पिरेशन। तो किसमें होते हैं सेलुलर रिस्पिरेशन, आपको माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। किसमें होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन, तो ये किस में होते हैं, ACR में, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, क्या बोला गया है, द गोल्जी अपरेटस इज एन ऑर्गेनेल दैट मॉडिफाइज सॉर्ट्स एंड पैकेजेस प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। क्या बोला जा रहा है कि गोल्जी अपरेटस प्रोटीन और लिपिड को मॉडिफाई करेगा और पैक करेगा। इट प्रोसेस मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड डायरेक्ट्स देम टू देयर डिस्टेंस। ये क्या करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इसमें आते हैं प्रोटीन, उसको पैक होंगे, उसको जो भी टारगेट ऑर्गन है वहां पर पहुंचाया जाएगा। प्रोटीन सिंथेसिस कौन कर रहे थे, राइबोसोम कर रहे थे। यही लिखा गया है कि द प्रोटीन सिंथेसिस आकर राइबोसोम्स आइदर इन द साइटोप्लाज्म और ऑन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जहां जहां राइबोसोम रहेंगी वहां वहां प्रोटीन सिंथेसिस हो जाएगा। राइबोसोम मेनली कहाँ आपके पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म में और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। सेलुलर रिस्पायरेशन, सेलुलर रिस्पायरेशन इन द फंक्शंस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। सेलुलर रिस्पायरेशन किसमें हो रहे थे, माइटोकॉन्ड्रिया में, जहां पर क्या होता है आपका ATP प्रोड्यूस होते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन किसमें हो रहा है आपका, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द ड्रग्स एंड हार्मफुल सब्सटेंस इज कैरिड आउट बाय द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और मेनली कहाँ होता है आपका, लिवर सेल में। डिटॉक्सिफिकेशन आप लोग सभी लोग को पता होगा मेनली कहाँ होते हैं, लिवर सेल में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बीच ऑफ द फ्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये आपका क्या, बहुत सारे इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स है। जिसमें क्या है, इसमें यूकैरियोटिक सेल में क्या रहना चाहिए, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस रहना चाहिए, ठीक। और उसके बाद इसमें क्या रहते हैं, और इसमें मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स रहना चाहिए। फिर इसका DNA बहुत सारे, मतलब क्रोमोसोम बहुत सारे होते हैं। तो यहीं पर इसमें लिखा गया है कि लैक ऑफ न्यूक्लियस नहीं है, तो इसका प्रोकैरियोटिक सेल में रहते हैं। सर्कुलर DNA भी प्रोकैरियोटिक सेल में रहते हैं। मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स, यस, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, C, नो राइबोसोम। राइबोसोम तो आपका प्रोकैरियोटिक्स में ही पाया जाएगा, फिर यूकैरियोटिक सेल में। चलिए अब आपकी क्या हो गई है, आज की क्लास है जो यहीं पर समाप्त होती है। तो चलिए थैंक यू, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेकर।